अचानक से इंडियन नेवी अपनी सबमरीन प्रोग्राम में बदलाव करने का फैसला क्यों कर रहा है? इंडियन एयरफोर्स अस्त्र मार्क II को अभी वक्त से पहले प्रोडक्शन में लाने की कोशिश क्यों कर रहा है? और भारत अभी किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान की PL-15 मिसाइल को आउटडेटेड बनाने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ADCS यानी एयर ड्रॉप कैनिस्ट्राइज स्वाम प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, अभी इंडियन एयरफोर्स अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहा है, जहां पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी एक तरह का स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बनाने का प्लान किया जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट के तहत C-295, C-130J और C-17 जैसे एयरक्राफ्ट मिड एयर से कैनिस्टर्ड स्वाम ड्रोन को डिप्लॉय कर सकते हैं, जिसे बिना फाइटर जेट को रिस्क में डाले ही डीप स्ट्राइक ऑपरेशन कंडक्ट किए जा सकते हैं। अभी इस डायरेक्शन में वेदर एरोनॉटिक्स की तरफ से सूर्यशास्त्र मार्क I नाम की लॉटरिंग मुनिशन का एयर ड्रॉप वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा है। खास बात यह कि सूर्यशास्त्र मार्क I एक जेट पावर्ड स्वाम ड्रोन होने वाला है, जबकि ग्लोबल लेवल पर ज्यादातर स्वाम सिस्टम प्रोपेलर बेस्ड होते हैं, जिस वजह से सूर्यशास्त्र का स्पीड ज्यादा होने वाला है, जिस वजह से दुश्मन के पास इसे काउंटर करने के लिए रिएक्शन टाइम काफी कम मिलने वाला है और इंटरसेप्शन मुश्किल बनने वाला है। टेक्निकल लेवल पर देखा जाए तो ये सिस्टम 150 किलोमीटर ज़्यादा रेंज के साथ आने वाला और स्वाम में डिप्लॉय किया जा सकता है, जिससे मल्टीपल ड्रोन एक साथ कोऑर्डिनेट तरीके से स्ट्राइक कर सकते हैं, आइसर मिशन कर सकते हैं और डिकॉय रोल में डिप्लॉय किए जा सकते हैं। यानी एक ही सिस्टम दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करके ओवरलोड कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इनको एयर ड्रॉप कन्फिगरेशन में लाना इतना सिंपल नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें हाई अल्टीट्यूड डिप्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट और एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन जैसे कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस भी इन्वॉल्व होने वाले हैं। अगला अपडेट नेवल कुसा यानी XRSAM-N एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से है। दोस्तों, अभी भारत अपनी लेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी को सिर्फ लैंड तक सीमित रखना नहीं चाहता है, बल्कि इसे मैरीटाइम डोमेन में भी एग्रेसिवली एक्सपेंड किया जा रहा है। इसी के चलते नेवल कुसा सिस्टम को स्पेशली नेक्स्ट जनरेशन थ्रेट जैसे कि एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जो कि मार्क 7 से भी ज़्यादा स्पीड में स्टीप ट्रैजेक्टरी में अटैक करते हैं। यहाँ पर खास बात यह कि ये सिस्टम ट्रेडिशनल बैरक 8 से काफ़ी एडवांस होने वाला है, क्योंकि बैरक 8 सिस्टम मेनली सी स्किमिंग क्रूज मिसाइल के लिए ऑप्टिमाइज किया गया, जबकि नेवल कुसा एक स्ट्रेटेजिक फ्लीट सील्ड की तरह काम करने वाला है, जिसका कवरेज लगभग 250 किलोमीटर तक होने वाला है। यानी एक सिंगल सिस्टम पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकता है, जो कि मॉडर्न नेवल वॉरफेयर में सर्वाइबिलिटी के लिए बहुत ही जरूरी बन चुका है। टेक्निकल लेवल पर देखा जाए तो नेवल कुसा को यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉडल के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर हॉट लॉन्च और कोल्ड लॉन्च कैपेबिलिटी दोनों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हाइब्रिड सीकर का भी इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिसमें RF और इमेजिंग इन्फ्रारेड सीकर दोनों शामिल होने वाले हैं, जिस वजह से ये सिस्टम हैवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट के अंदर भी इफेक्टिवली टारगेट को ट्रैक कर सकता है। परफॉर्मेंस के मामले में सिस्टम 250 किलोमीटर तक की रेंज और मार्क 5.5 से मार्क 7 तक की इंटरसेप्शन स्पीड के साथ आने वाला है, जो इसको एक तरह से S-400 सिस्टम का नेवल इक्विवेलेंट बनाने वाला है। एक्सपर्ट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये डेवलपमेंट इंडियन नेवी के लिए एक बड़ा डॉक्ट्रिनल शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि अभी फोकस पॉइंट डिफेंस से हटकर एरिया डिफेंस के ऊपर शिफ्ट हो रहा है और फ्यूचर में प्रोजेक्ट 18 क्लास के डिस्ट्रॉयर और पॉसिबल INS विक्रांत में भी अपग्रेड के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाने वाला है। अगला अपडेट रशिया के R-37M XAT अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल की तरफ से है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी रशिया की तरफ से भारत को R-37M मिसाइल की एक्सपोर्ट के लिए ग्रीन सिग्नल को दे दिया गया है, जिससे साउथ एशिया के एयर कॉम्बैट बैलेंस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये डेवलपमेंट खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर 2025 के बाद आया, जहां पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर को पाकिस्तानी साइड से चाइनीज ओरिजिन PL-15 मिसाइल के अगेंस्ट कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट कैपेबिलिटी को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाने का फैसला किया जा रहा है। अगर डील फाइनल होता है तो लगभग अभी 300 मिसाइल खरीदे जाने वाले, जिनका एस्टिमेटेड कॉस्ट अराउंड 1.2 बिलियन के आसपास होने वाला है। इस मिसाइल का प्राइमरी लॉन्च प्लेटफॉर्म
Su-30 MKI होने वाला है। इस मिसाइल के इंटीग्रेशन के मामले में भी ज्यादा चैलेंज एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यह मिसाइल पहले ही Su-30 SM पर ऑपरेशनल हो चुका है, जो कि Su-30 MKI एयरक्राफ्ट का ही बेस वेरिएंट है। इसी वजह से Su-30 MKI की बार्स, रडार और मिशन कंप्यूटर में मेनली सॉफ्टवेयर लेवल की मॉडिफिकेशन के साथ ही इस मिसाइल को आराम से इंटीग्रेट किया जा सकता है। अभी के टाइम पर हर Su-30 MKI पर लगभग 2 R-37M मिसाइल को कैरी किया जाने वाला है, जो कि इनको पाकिस्तान और चाइना की PL-15 मिसाइल के अगेंस्ट में क्लियर एडवांटेज प्रोवाइड करने वाले हैं। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो R-37M एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज का मिसाइल है, जिसका मैक्सिमम रेंज 400 किलोमीटर तक बताया जाता है, जबकि Su-30 MKI के साथ इसका इफेक्टिव कॉम्बैट रेंज लगभग 350 किलोमीटर के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। फिलहाल अभी R-37 को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक शॉर्ट टर्म कैपेबिलिटी बूस्ट के तौर पर एक्वायर किया जाने वाला है, जबकि भारत का मेन फोकस अभी भी अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसे इंडिजिनस सिस्टम के ऊपर होने वाला है, लेकिन इनको प्रोडक्शन में आने में अभी 2 से 4 साल तक समय लगने वाला है, जिस वजह से अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए R-37 को खरीदने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट अस्त्र मार्क 2 VVR मिसाइल प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, अभी भारत का नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल यानी अस्त्र मार्क 2 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज पर पहुंच चुका है, जहां पर इसका इंटीग्रेशन मेजर इंडियन एयरफोर्स के प्लेटफॉर्म के साथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी Su-30 MKI के बार्स, रडार के साथ इसका सक्सेसफुल पेयरिंग किया जा चुका है और तेजस मार्क 1 के साथ भी इसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है। यानी अभी भारत धीरे धीरे अपनी एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी में फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करते हुए एक स्ट्रॉन्ग देसी इकोसिस्टम को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके कैपेबिलिटी के बारे में बात करें तो अस्त्र मार्क 2 का रेंज 200 से 240 किलोमीटर तक होने वाला है, जो कि इसको डायरेक्ट लॉन्ग रेंज एयर डोमिनेंस कैटेगरी में लाने वाला है। लेकिन सिर्फ रेंज इसकी खास बात नहीं होने वाली है। इस मिसाइल का AESA सीकर और 2-वे डाटा लिंक सिस्टम इसे एक स्मार्ट मिसाइल बनाने वाला है। इसका मतलब है कि ये मिसाइल फ्लाइट के दौरान भी अपडेटेड टारगेटिंग डाटा को रिसीव कर सकता है, जिससे मूविंग टारगेट के अगेंस्ट किल प्रोबेबिलिटी काफी इंप्रूव होने वाली है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसका कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट मॉडल होने वाला है। यहाँ पर Su-30 MKI, तेजस मार्क 1 और नेत्र एवेक्स जैसे एयरक्राफ्ट एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड रहेंगे, जहां एक प्लेटफॉर्म मिसाइल को लॉन्च करेगा और दूसरा प्लेटफॉर्म उसको मिड कोर्स गाइडेंस को प्रोवाइड कर सकता है। अगर कंपैरिजन की बात करें तो अस्त्र मार्क 2 पाकिस्तान के PL-15E मिसाइल के मुकाबले क्लियरली 100 किलोमीटर के आसपास बेहतर रेंज को प्रोवाइड करने वाला है, जो कि VVR रेंज को मेंटेन करने में इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी मदद करने वाला है। और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस मिसाइल की 700 यूनिट को खरीदने का प्लान भी किया जा चुका है, जो कि एक लार्ज स्केल ऑर्डर होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी लगता है कि इंडियन एयरफोर्स अस्त्र मार्क 2 को वक्त से पहले अपनी सर्विस में शामिल करने के बारे में प्लानिंग कर रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के सबमरीन डॉक्ट्रिन में किए जाने वाले कुछ बहुत बड़े शिफ्ट की तरफ से है। दोस्तों, अभी भारत का 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान, जिसका टारगेट 2030 तक 24 कन्वेंशनल सबमरीन को बनाना था, उसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक चेंज करने का फैसला किया जा रहा है। चेंजिंग थ्रेट एनवायरनमेंट, खास करके चाइना और पाकिस्तान के 2 फ्रंट मैरिटाइम प्रेशर को देखते हुए इंडियन नेवी अभी सिर्फ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, बल्कि एक मिक्स्ड अप्रोच को यहाँ पे अपनाने का फैसला किया जा रहा है, जहाँ पर न्यूक्लियर पावर सबमरीन और AIP इक्विप्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन दोनों शामिल होने वाले हैं। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो नेवी अभी एक हाई लो मिक्स स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाली। हाई एंड पर न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन यानी SSNs होने वाले हैं, जो कि लॉन्ग रेंज, हाई स्पीड और ब्लू वाटर ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। दूसरी तरफ AIP सबमरीन होने वाले, जो कि रिलेटिवली स्लो होने वाले, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टेल्थी होने वाले, जिससे वो एनिमी की कोस्ट के पास क्वाइटली ऑपरेट कर सकते हैं। एस्टिमेट के हिसाब से फ्यूचर फोर्स स्ट्रक्चर में लगभग 6 SSN और 12 से 15 AIP सबमरीन शामिल होने वाले हैं। AIP सबमरीन की खास बात यह कि ये बिना सरफेस पर आए काफ़ी लंबे समय तक ऑपरेट कर सकते हैं और इनका नॉइज लेवल भी काफ़ी कम होता है, जिस वजह से एम्ब्यूज सेट करने में और डिनायल रोल में इनका इस्तेमाल परफेक्टली किया जा सकता है। वहीं SSN का मेन एडवांटेज एंड्योरेंस और स्पीड होने वाला है, जिससे वो इंडियन ओशन रीजन में लॉन्ग ड्यूरेशन पेट्रोल वगैरह कर सकते हैं और फास्ट मूविंग टारगेट जैसे कि चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन्स या कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को ट्रैक कर सकते हैं। एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन इवन AIP के साथ भी SSN को लॉन्ग डिस्टेंस पर चेस नहीं कर सकता है, और इसी गैप को फिल करने के लिए अभी प्रोजेक्ट 77 जैसे प्रोग्राम को इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक एंगल ये कि इस कॉम्बिनेशन से एक लेयर्ड अंडर वाटर पिकेट फेंस क्रिएट होने वाला है, जहां SSN डीप सी में डोमिनेंस को मेंटेन करने वाले हैं और AIP सबमरीन चौक पॉइंट और कोस्टल एरिया में स्टेल्थ प्रेजेंस को बनाए रखने वाले हैं। कुल मिलाकर ये शिफ्ट क्लियरली दिखाता है कि भारत अपनी अंडर सी वॉरफेयर डॉक्ट्रिन को
फ्यूचर रेडी बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां एंडोरेंस, स्टेल्थ और लेयर डिफेंस तीनों को एक बैलेंस के तौर पर मेंटेन करने की कोशिश किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।